हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सीपीसीटी के प्रीवियस क्वेश्चन आंसर के बारे में। यहाँ पर कंप्यूटर से जुड़े हुए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, फंडामेंटल, इनके सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने के साथ साथ हम उनको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे ताकि उनसे रिलेटेड अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसके लाने के बस दो ही नियम होते हैं, ठीक है। चाहे आपका सीपीसीटी एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, यदि आपको दो नियम पता है तो आप अच्छे से अच्छे एग्जाम को हाईली स्कोर कर पाए। वो दो नियम कौन से हैं? फर्स्ट है, पिछले सालों के पेपर हल करें। जी हाँ, आपको क्या करना होगा, पिछले सालों के जो पेपर उन्हें हल करना होगा। अब ये तो सभी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक ही परिवार के यूपीएससी के 5 से 6 टॉपर थे। उन 5 से 6 टॉपर्स ने एक साथ एग्जाम क्वालिफाई किया। किस प्रकार कर पाए? इसी टेक्निक की मदद से। आज भी अगर आप उनके इंटरव्यूज या चेक करेंगे तो वहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोला है कि पिछले सालों के पेपर को हल करिए, आपका एग्जाम ईजिली क्लियर होगा। अब एग्जाम सॉल्व करने का भी तरीका होता है। सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और फिर उसके 4 ऑप्शंस होंगे। आपको क्या करना होता है, जो क्वेश्चन है देखना होता है वो किस टॉपिक से है, फिर आपको उस पूरे टॉपिक को स्टडी करना है। इससे आप सिलेबस के आसपास ही रहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आते। मेन टॉपिक आपका कवर हो जाता है। इसी प्रकार अगर मान लो टॉपिक नहीं मिल रहा तो आप विकल्पों को समझें, उनकी डेफिनेशन को समझें कि इस विकल्प का क्या मतलब है। आंसर को ना रटें कि इसका आंसर क्या है, केवल केवल क्या देखें, उनके कॉन्सेप्ट को देखें। उसी बारे में ये वीडियो होने वाला है, मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। दूसरा, नियमित अभ्यास। बस ये दो नियम है। अगर आप नियमित रूप से तैयारी करते हैं और पिछले पेपर्स को हल करते जाते हैं, आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो पूरा ध्यान से देखें। सूचना या डेटा को एक मोड में बदलने की प्रक्रिया विशेष रूप से अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए होती है। यानी कि सूचना या डेटा को आप क्या करते हैं, कोड में बदल देते हैं, और कोड में बदलने के बाद आप इससे हैकर्स से बचाने की कोशिश करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन क्या होता है? सूचना या डेटा, जब भी आप किसी को कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि मैं आपको कोई नंबर या कोई मैसेज शेयर करूं आपके साथ, तो मैं उसको इस तरह से शेयर करूं, वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम उसको कन्वर्ट कर दे कोड में, फिर आपको रिसीव हो, फिर आप उसको डिकोड करें यानी कि डिस्क्रिप्ट करें, डिक्रिप्शन जो इसे हम बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन, जो इस इनक्रिप्शन किए गए कोड को वापस से नॉर्मल टेक्स्ट में लेके आएगा, उसे हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। तो सूचना डेटा को एक कोड में बदलने की प्रक्रिया इनक्रिप्शन कहलाती है। क्या होता है इनक्रिप्शन? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देखें। बाकी मैं इसमें शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हेलो, यहाँ पे एक मैसेज है, ये अनस्क्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट है, यानी कि यहाँ पे एक नॉर्मल मैसेज किसी को मैं हेलो व्हाट्सएप पे लिख के भेजता हूँ। व्हाट्सएप भी इंस्क्रिप्शन का पालन करता है, और लगभग सभी मैसेजिंग ऐप्स या जो भी फाइल को ट्रांसफर करते हैं, नेटवर्किंग या जिस तरह की भी ऐप्स आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या ऑनलाइन ऑनलाइन में वर्क कर रहे हैं, तो सभी लगभग इंस्क्रिप्शन को सपोर्ट करते हैं। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, आपका डेटा सिक्योर हो जाता है। कैसे? आप जब किसी को हेलो भेजते हैं तो आपके पास से निकलेगा तो हेलो, बट आपके पास से डेटा इंस्क्रिप्ट हो जाएगा, और इंस्क्रिप्ट होने के बाद इंस्क्रिप्टेड डेटा कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी आपके हेलो कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि किसी हैकर के द्वारा यदि रास्ते में पढ़ा जाता है तो उसे समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसे इसका मतलब ही नहीं पता। क्योंकि जब ये मैसेज जाएगा उसके साथ एक की भी जाएगी, इसे इंस्क्रिप्शन की बोलते हैं, जो इस कोड को डिकोड करेगी, यानी कि इसकी चाबी होगी जो जो इसको समझाएगी कि कौन सा मेथड या कौन सा फॉर्मूला लगा के इसको वापस से हेलो में कन्वर्ट करना है। जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप का एग्जांपल समझा रहा हूँ, जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो आपने लिखा हेलो, तो आपके पास से निकलेगा ये कोड, और पीछे से निकलेगी एक की, इंस्क्रिप्शन की। फिर रिसीवर को मिलेगा ये कोड और पीछे से मिलेगी वो की, तो वापस से वो अनलॉक होगा। अनलॉक होने के बाद यानी कि डिस्क्रिप्ट होगा डेटा, और वापस से सामने वाले को हेलो मिल जाएगा। आपने भेजा हेलो, उसको मिल गया हेलो, रास्ते में वो था ये कोड। अब हैकर्स दोनों चीज एक साथ नहीं कॉपी कर सकता, ना उसके पास मिल सकता। वो रास्ते में डेटा को कॉपी तो कर सकता है, बट किसी एक जगह को, पर सबको नहीं। तो आपको समझ में आ गया इनक्रप्शन क्या होता है? इनक्रप्शन में हम डेटा को इंस्क्रिप्ट करके और फिर हम सामने वाले को सेंड करते हैं, और इस सेंड किए डेटा को वापस से रिसीवर जो है वो डिस्क्रिप्ट कर लेता है, और ये प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कर रहा है। तो इसे हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, और डिस्क्रिप्शन मैंने आपको समझा दिया। ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करना होता है, यानी कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया इंस्क्रिप्शन कैसे वर्क करता है। आपके व्हाट्सअप पूरा इसी पे काम करता है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जून 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज का नवीनतम संस्करण है? तो अभी विंडोज में कई सारे संस्करण आए, उसमें से एक्सपी, विस्टा 7 और 10 थे।
अभी जो जून 2020 तक का संस्करण है वो 10 है। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को रन करने में मदद करता है। विंडोज़ के अलावा लाइनक्स, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट वर्जन में विंडोज़ 11 अभी तक रिलीज हो चुका है, जो कि 2021 में आया था। विंडो 10 2015 में आया था और 2020 का पूछा है इन्होंने, तो अभी भी तो विंडो 10 ही चल रहा है। और रिलीज जो आई थी 2021 में आई थी विंडो 11। इससे पहले के वर्जन आप देख पा रहे हैं 2013 में 8.1 आया था और 2012 में विंडोज 7, विंडो 8 और 2009 में विंडोज 7 आया था। और विंडोज 2000 जो आया था विंडोज 2000 में ही आया था। विंडोज मी भी 2000 में आया था, विंडो एक्स भी 2001 में और विंडो एक्स प्रोफेशनल 64 बिट पे 2005 में आया था और बीस्टा आपका 7 में। तो यहाँ पे अगली बार हो सकता है क्वेश्चन आपसे बीस्टा का पूछ लें या विंडो 11 का। चांसेस ज़्यादातर विंडो 11 के पूछने के, तो आप विंडो 11 का याद रखें, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का। 9 जैसा कोई वर्जन नहीं आया, 11 आया, 10 आया और 8.1। आप नॉर्मल कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं विंडोज ही होता है। मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एंड्रॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गैर संख्यात्मक डेटा का एक उदाहरण है? बहुत सरल है। गैर संख्यात्मक मतलब जो न्यूमेरिक या नंबरिंग फॉर्मेट में ना हो। तो छात्र के अंक नंबर फॉर्मेट में होते हैं, कर्मचारी की आयु नंबर फॉर्मेट्स में होते हैं और छात्र का वजन भी नंबर फॉर्मेट्स में होते हैं। लेकिन कर्मचारी का नाम नंबर फॉर्मेट्स में नहीं होता, ये टेक्स्ट में होता है, स्ट्रिंग में होता है या टेक्स्ट में होता है, अल्फाबेट्स में होता है। इसलिए ये सही है। ये एक संख्यात्मक डेटा नहीं है। गैर संख्यात्मक डेटा का उदाहरण कर्मचारी का नाम है। डेटा टाइप्स में अगर हम इसको समझेंगे तो कोडिंग में इसको इंट, कैरेक्टर, फ्लोट और स्ट्रिंग से बताया जाता है। इंट मतलब इंटीजर मतलब नंबर्स को रखने वाला, फ्लोट मतलब फ्लोटिंग नंबर्स यानी रियल नंबर या दशमलव वाली संख्याओं को रखने वाला, और कैरेक्टर मतलब जो अक्षरों को या सिंबल्स को रखता है उसे कैरेक्टर बोलते हैं। और स्ट्रिंग वो होता है जो किसी सेट को रखता हो कैरेक्टर्स के, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, ये स्ट्रिंग है। 1 2 3 इंटीजर है, 2.5 3.6 3.9 ये फ्लोट नंबर है। डेटा के टाइप्स हैं ये अलग अलग। इसके बाद अगला जो है एम एस एक्सेल 2016 में तालिका में संग्रहित डेटा को सारांशित करने, क्रमबद्ध करने, पुनर्व्यवस्थित करने, समूहित करने, गणना करने, योग करने, औसत के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एम एस एक्सेल तालिका को संग्रहित करने और सारांशित करने, अगर यही शब्द आपको सुनने में आ जाए तो उसके बाद आप बिना सोचे समझे टिक लगाएंगे पाइवेट टेबल पे। PIVOT पाइवेट टेबल या पिवट टेबल भी से बोला जाता है। पाइवेट टेबल का काम बड़े डेटा को छोटा करना, कॉम्प्लेक्स डेटा जो बड़ा डेटा होता है उसको समराइज करना, सारांशित करने का काम पिवट टेबल करता है। पिवट टेबल बहुत ही यूजफुल कमांड है और कई बार सीपीसीटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए। पिवट टेबल का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, बट एक बार मैं शॉर्ट में इस वीडियो में मैं आपको पिवट टेबल यूज करना सिखा देता हूँ। पिवट टेबल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई डेटा होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक डमी डेटा क्रिएट कर रहा हूँ, नेम, सैलरी, मंथ, ईयर। ये मैंने एक डेटा मान लिया कि किसी कंपनी में कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं। एम्प्लॉय का नाम है राज, मोहन, शोहन, रवि और उनको कुछ सैलरी मिलती होगी हर महीने, मान लिया 8,000, 9,000, सॉरी यहाँ पे हम लिख देंगे 9,000, एंटर, 10,000, 8,000 या इसको कर देते हैं हम 5,000, एंटर। किस मंथ उन्हें सैलरी मिली वो हम टाइप कर देते हैं। मैंने माना उसको जनवरी मंथ में मिली, जनवरी मंथ, जनवरी मंथ, जनवरी मंथ। और यहाँ पे उसको किस ईयर में मिली वो हम बता दें, 2021 में, 2021 में, 2021 में, 2021 में। उसके बाद हम इसको अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट। इस तरह का मैं एक डेटा बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने अभी इसको रिपीट कर दिया। आप जहाँ काम करेंगे ऑफिस में वहाँ पे आप इसको रिपीट नहीं करेंगे, आप इसको यूज़ करेंगे बार बार टाइप कर कर कर। जैसे फरवरी, 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 ये फरवरी में मिली, मान लो ये उनको मिली मार्च में, तो यहाँ मार्च में कर देता हूँ, मार्च, मार्च, मार्च। इसको मैं सितंबर मान लेता हूँ, सितंबर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8,500, यहाँ कर देता हूँ मैं, सैलरी बदल देता है थोड़ी सी, हर महीने मान लिया अलग अलग मिली। और यहाँ पे हम कर देते हैं कुछ सन 2022। मैंने 2 सालों का कुछ डेटा यहाँ पे मान लिया है। मैंने ऐसा माना है कि ये एम्प्लॉय वर्क करते हैं मेरे यहाँ पे अपनी कंपनी में और इस कंपनी में इनको सैलरी मिलती है। इनको कितनी कितनी सैलरी मिली मैंने ऐसे एक डमी डेटा मान लिया कि राज को सैलरी मिली 8,000 जनवरी मंथ में, राज को सैलरी फिर मिली फरवरी मंथ में 8,000 और रवि को सैलरी मिली 5,000 मार्च मंथ में। इसको 2022 में मिली, इसको 2021 में। ऐसा हज़ारों एंट्री हमारे पास हो सकती हैं। अब इन एंट्रियों में आधार पे ये डिसीजन लेना मुश्किल है कि हमसे पूछा जाएगा राज को टोटल कितनी सैलरी मिली, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि राज को जो सैलरी मिली है वो एक मंथ में मिली, फिर राज को दूसरे मंथ में मिली, तो हमें पूरे सैलरी को टोटल करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा टोटल कितनी बार मिली। ऐसे ही हमसे ही पूछेगा 2021 में राज को कितनी बार मिली, तो पहले हमें राज को ढूंढना होगा, फिर हमें
2021 को ढूंढना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डेटा आ जाएगा। 2021 में जनवरी मंथ में मिली, ठीक है। उसके बाद 2021 में यहाँ पे कितनी बार मिली वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, 2022 में कितनी बार मिली वो देखना पड़ेगा, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको सॉल्यूशन है पिवट टेबल। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे, डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले मैं, को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे पेज लेआउट में, सॉरी इंसर्ट में, पिवट टेबल। पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आप टेबल रेंज पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए आपकी पिवट टेबल बनकर तैयार है। शीट 1 पे आपका डेटा है, शीट 2 पिवट टेबल आ गए। अब आप नेम को उठा के रख देंगे आपके रो फील्ड पे, सैलरी को उठा के आप रख देंगे वैल्यू फील्ड पे, क्योंकि जुड़ने वाली चीज़ वैल्यू है। रो आप नेम को कॉलम में भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मंथ में मैं कॉलम को रख देता हूँ और ईयर को फिल्टर में रख देता हूँ। देखिए मोहन को कितनी सैलरी मिली आ गया, राज को कितनी मिली वो भी आ गया, टोटल भी आ गया, ग्रैंड टोटल भी आ गया। अब हम क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो एमएस सिस्टम तालिका को संग्रहित डेटा को सारांशित करने के लिए क्रमबद्ध करने में, तो क्रमबद्ध भी हो गया, पुनर्व्यवस्थित करने, समूहित करने, गणना करने, योग करने, औसत निकालने, तो सारे काम यहाँ पे हो चुके हैं। आप देख रहे हैं टोटल भी निकल गया सबका। मैं चाहता हूँ इसका सम ना निकले, तो मैं यहाँ पे फील्ड सेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पे फील्ड सेटिंग से मैं एवरेज भी निकाल सकता हूँ, काउंट भी कर सकता हूँ, जो भी मेरा डेटा हो उसके आधार पर। ये तो सैलरी है तो मैं इसको काउंट ही करूँगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा पिवट टेबल के बारे में। इस कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको जरूर करके देखें, और समझ में ना आया हो तो आप एक बार वीडियो पूरा देखें। मैंने अलग से एक वीडियो बनाया पिवट टेबल का, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य कंप्यूटर पेरिफेरल उपकरण नहीं? देखिए माउस, मॉनिटर, 3D प्रिंटर, कीबोर्ड, ऐसी डिवाइस जो आसानी से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो जाती है और जो प्राइमरी फंक्शंस की तरह काम। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार हम। व्हाट डज पेरिफेरल डिवाइस मीन्स? ए पेरिफेरल डिवाइस इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि आंतरिक और बाहरी डिवाइस होती है जो कनेक्ट होती हैं डायरेक्टली कंप्यूटर से और अदर डिजिटल वॉइस डिवाइसेस, बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंप्यूटर प्राइमरी फंक्शन। बट ये कंप्यूटर के लिए प्राइमरी डिवाइस नहीं होती है। इस तरह की डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। यानी कि अगर आप माउस हटा दें तब भी कंप्यूटर वर्क करेगा, तो माउस एक पेरिफेरल डिवाइस है। आप मॉनिटर को हटा दें तब भी कंप्यूटर वर्क करेगा, बस आपको दिखाई नहीं देगा, ये भी पेरिफेरल डिवाइस है। कीबोर्ड भी पेरिफेरल डिवाइस है। ऐसे 3D प्रिंटर, तो प्रिंटर की बात करो, प्रिंटर भी पेरिफेरल डिवाइस है। बट पेरिफेरल उपकरण में 3D प्रिंटर नहीं आता, क्योंकि 3D प्रिंटर किसी तरह का कोई फंक्शनलिटी नहीं करता कंप्यूटर के साथ। 3D प्रिंटर एक अलग तरह की डिवाइस होती है। मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाता हूँ कौन कौन सी टॉप 10 पेरिफेरल डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड, वेबकैम, माइक्रोफोन, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर, ये सभी कैसी डिवाइसेस हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। तो जब भी एग्जाम में आता है माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये तो पेरिफेरल डिवाइस है ही, इनके अलावा ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, आप इनको याद रखें। इसमें आप देख पा रहे हैं 3D प्रिंटर का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है, मॉनिटर एक पेरिफेरल डिवाइस में काउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से एक प्रभाव प्रिंटर है। प्रभाव मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर के टाइप्स पहले पता होना चाहिए आपको, फिर से हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर में हमारे पास दो प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय अपना थोड़ा प्रभाव छोड़ देते हैं उन्हें हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्याही की बूंदों की मदद से प्रिंट करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के भी दो टाइप्स बताए गए, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। जो कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर प्रिंट करते हैं उन्हें हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर बोलते हैं, और जो लाइन वाइज लाइन प्रिंट करते हैं उन्हें हम ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर भी बोलते हैं। ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, और इनमें से ये वाले लाइन प्रिंटर में और ये कैरेक्टर प्रिंटर में आते हैं। कैरेक्टर इसलिए क्योंकि कैरेक्टर वाइज प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, एलईडी, लेजर और इंकजेट नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट में, तो इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थंबनेल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। और इसके अलावा पॉपुलर प्रिंटर्स की बात करें तो प्रिंटर्स में 3D प्रिंटर्स और मल्टीमीडिया फॉर ऑल इन वन और इस तरह के एलईडी प्रिंटर्स भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। आप तो इसको याद रखें, प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट में कैरेक्टर प्रिंटर में आते हैं डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, और लाइन प्रिंटर में आते हैं ड्रम, चेन, बैंड प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमएस वर्ड 2016 में दिया गया आइकन तब प्रदर्शित होता है जब पत्र की मेल मार्जिंग के तीसरे चरण में रेडियो बटन सक्षम हो। एमएस वर्ड की मेल मर्ज कमांड होती है। मेल मर्ज कमांड एमएस वर्ड में सबसे महत्वपूर्ण कमांड है, आप इसके बारे में डिटेल में पता करें। शॉर्ट में आपको अभी समझा देता हूँ। आपने एक लेटर टाइप किया, एक सर्टिफिकेट टाइप किया, या आपने एक फॉर्म बनाया। अब आप चाहते हो वो फॉर्म 100 लोगों के लिए बन जाए, तो आप बार बार 100 लोगों के लिए बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप पहले तो एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें उन सब की डिटेल्स भरी होगी। वो लिस्ट एक्सेल पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर इस लिस्ट को क्रिएट करके आप डायरेक्ट अपने एमएस वर्ड में यूज़ कर सकते हैं उसी लेटर में। तो एक ही लेटर में बस नाम की जगह खाली छोड़ देना। जैसे आप शादी का कार्ड क्या करते हैं, एक जैसे छपवा लेते हैं और नाम खाली छोड़ देते हैं, बाद में नाम भर भर के सबको आप दे देते हैं,
बिल्कुल मेल मर्ज भी ऐसे ही काम करता है। आप एक फॉर्मेट तैयार कर लें और उस लिस्ट के आधार पे वो फॉर्मेट ऑटोमेटिक सभी के लिए अलग अलग बन जाएंगे। तो एमएस वर्ड 2016 में दिया गया आइकन तब प्रदर्शित होता है जब पत्र की मेल मर्जिंग के तीसरे चरण में रेडियो बटन सक्षम होता है। तो तीसरे बटन मतलब इसकी कुछ स्टेप्स होती हैं मेल मर्ज की, कुछ 8 से 10 स्टेप या 12 स्टेप तक भी होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप में तो हम लेटर टाइप करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम उसको जमाते हैं लेटर फॉर्मेट में। थर्ड स्टेप में हम वो फाइल चूज करते हैं। ये जो डायलॉग बॉक्स है उसी फाइल चूज करने का होता है। तो अगर आपने प्रैक्टिकल कमांड की हुई है तभी आप इसको आंसर कर पाएँ। तो आप मेल मर्ज प्रैक्टिकली बात करके देखें, समझ में ना आए तो वीडियो जरूर देखें, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है। तो इसका आंसर है मौजूदा सूची का उपयोग करें। मेल मर्ज से कई क्वेश्चन आते हैं। देखिए फिर से एक और मेल मर्ज से क्वेश्चन आया है। एडिट इंडिविजुअल लेटर्स विकल्प छठे ऑप्शंस में पूछा जाता है। तो आप तक करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी बार इसको करें, मेल मर्ज के सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। और देखिए लास्ट ऑप्शन फिर से आ रहा है। मेलिंग टाइम में सबसे लास्ट में जो ऑप्शन होता है फिनिश का ही होता है। सारा बनने के बाद आप फिनिश पे क्लिक करते हैं। एमएस वर्ड के मेलिंग टाइम में ये ऑप्शन दिखाई देगा। एमएस वर्ड 16 में फॉर्मेटिंग हटाने के लिए आप किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? कंट्रोल स्पेस बार। प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं एक बार आपको। विनवर्ड ओपन किया मैंने, सॉरी विनवर्ड ओपन किया। विनवर्ड मीन्स एमएस वर्ड, आप डायरेक्टली इसे ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी टाइप किया। मैंने एक मैसेज टाइप किया साइन कंप्यूटर, इसको मैंने किया थोड़ा सा बड़ा, मैंने किया इसको बोल्ड और कलर चेंज कर दिया। अब आप ध्यान अगर देंगे, कलर चेंज कर दिया मैंने। अब जैसे ही मैं इसको एंटर दबाकर कुछ भी टाइप करूँगा तो उसी कलर में आएगा, बट जैसे ही मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया तो मेरी फॉर्मेटिंग वापस से नॉर्मल हो गई। तो कंट्रोल स्पेस से हम बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग सेट होकर आती है वही यूज़ करते हैं। कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है, तो कैलिबरी फॉन्ट होता है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज 11 होता है, यानी पहले जैसा नॉर्मल ओपन होता है बाय डिफॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, जो पहले से सेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। ये है इसके ऑप्शन अमेज़न। विंडो को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या होता है? देखिए विंडो को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये पता चाहिए विंडो क्या होती है। जब भी आप खोलते हैं, जैसे कि आपने स्टार्ट पे क्लिक किया तो जो ओपन होता है उसे विंडो बोलते हैं। हिंदी में विंडो का मतलब खिड़की होता है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जब भी कुछ ओपन होता है उसे हम विंडो बोलते हैं। जैसे अगर आपने पेंट ओपन किया तो पेंट की एक स्क्रीन आपके सामने आएगी, उसे हम विंडो बोलते हैं। आपने कोई गेम ओपन किया तो उसकी जो स्क्रीन होगी उसे हम विंडो बोलेंगे। तो विंडो आपको समझ में आ गया। अब उस विंडो को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। उस छोटे बड़े करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो ये होते हैं। पहला होता है मिनिमाइज, दूसरा होता है मैक्सिमाइज और तीसरा होता है क्लोज। क्लोज से तो आप सभी वाकिफ हैं कि इससे हम बंद कर सकते हैं। क्लोज का शॉर्टकट अल्टर F4 होता है, अल्ट प्लस F4 शॉर्टकट होता है क्लोज का। और मिनिमाइज का मतलब होता है कि हम सारी एप्लीकेशंस को यानी कि इस विंडो को मिनिमाइज करके कहाँ ले जाएंगे, नीचे। तो विंडो मतलब जो भी ओपन होता है, जैसे नोटपैड आपने ओपन किया तो नोटपैड की विंडो है, वर्डपैड ओपन किया तो वर्डपैड की विंडो है। और हर एक विंडो के टाइटल बार में 3 बटन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक मिनिमाइज होता है, एक रीस्टोर या मैक्सिमाइज होता है और एक क्लोज। अब देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको नोटपैड पे समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। नोटपैड हमने ओपन किया, ये याद रखें इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। ऊपर वाली लाइन है जिस पर टाइटल दिखाई देता है फाइल का, इसे हम मेन्यू बार बोलते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ये इंसर्शन या कर्सर, इसे कर्सर बोलते हैं, इसे इंसर्शन पॉइंट। ये क्वेश्चन आया था यहाँ से। तो ये होता है मिनिमाइज, ये होता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मीन्स होता है इसको बड़ा करना, और जब ये बड़ा हो जाता है तब इसी बटन को रिस्टोर बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे 2 दे रखे हैं, रिस्टोर मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमाइज करना, मतलब बड़ा करना, और मिनिमाइज मतलब नीचे डेस्कटॉप पे आ जाएगा, ये नीचे की तरफ टास्क बार पे आ चुका है। अल्ट प्लस टैब से हम इसे ओपन कर सकते हैं फिर से, और क्लोज से आप जानते हैं क्लोज हो जाएगा। और रीस्टोर करने का शॉर्टकट क्या है? विंडो की के साथ अप एरो की, विंडो की के साथ कीबोर्ड पर अप एरो की जैसे हम दबाएंगे तो देखिए फुल स्क्रीन हो गया। और कंट्रोल डी, विंडो की के साथ डी दबाने पे आप सीधा डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं, यानी कि सारी एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये आपको याद रहेगा। इसमें पूछा गया था विंडो को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या होता है, उसे पूरी क्षमता तक भरना नहीं, इतना बढ़ाना कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए, बिल्कुल सही है। सिर्फ एक जैसी फाइलों को अंदर रखना नहीं, उसे रिसाइकल में ड्रैग करना, बिल्कुल नहीं। इतना बढ़ाना है कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए। डेस्कटॉप क्या होता है? जो बाहर की स्क्रीन होती है इसे हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। मेरे डेस्कटॉप को आप देख पा रहे हैं, ये डेस्कटॉप है पूरा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक फाइल में लिखा सूत्र है जो एमएस एक्सेल में स्वतः गणना करता है फंक्शन समीकरण टेम्पलेट चार्ट। तो देखिए आंसर तो फंक्शन ही साफ साफ दिख रहा है, बट होता क्या है ये? तो एक फंक्शन पहले से लिखा सूत्र है, एक फंक्शन पहले से लिखा सूत्र है जो कि एमएस एक्सेल में स्वतः गणना करता है। देखिए फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन का मतलब होता है जैसे कि आपके सामने मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सम। तो ये सम क्या है? एक फंक्शन है।
इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पहले से कोड लिखा गया है, यानी पहले से एक पूरा सेट लिखा हुआ है कि ये कैसे काम करेगा। इस तरह से अगर हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी जी, तो ये भी एक फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम लिख देंगे एम ए एक्स, जो मैक्सिमम नंबर्स को निकाल के देता है, इसकी रेंज जो भी होगी उसके आधार पे, इस तरह के हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। उसी सीरीज में अगर बात करें, यहाँ पे एक वेबसाइट है कंप्यूटर हिंदी नोट्स, इस पे भी कई सारे फंक्शंस दिखाए गए हैं। आप इस लिंक को इस वेबसाइट पे जाकर, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं। आप एक बार इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि फंक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। बाकी है सिंपली ऐसे सम, एवरेज, मैक्स, कुछ मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा इसमें जो होते हैं वो काउंट होते हैं। काउंट मतलब गिन के बता देगा उस रेंज में कितने नंबर्स हैं। और एक होता है मिन फंक्शन, जो सबसे छोटी संख्या दिखा देगा। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे होते हैं। इसमें हम बात करते हैं इफ़ फंक्शन, जो लॉजिकल ऑपरेशंस में परफॉर्म किए जाते हैं इफ़ की कंडीशंस में। और इसके अलावा इसमें सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन, मतलब आप जैसे फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो पहले से लेकर सूत्र होता है जो एक्सेल में फंक्शन की तरह काम करता है। अब फॉर्मूला और फंक्शन में अंतर क्या है? ये फंक्शन है। फॉर्मूला कैसे होता है? जैसे कि आपने मल्टीप्लाई करना है तो C2 इंटू D2, तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये कोई फंक्शन नहीं है। हाँ, इसी को अगर मैं एक सेट बना दूं तो ये क्या बन जाएगा? फंक्शन। तो एक्सेल के अंदर कई सारे फंक्शन पहले से डिफाइन है, और हम खुद के भी फॉर्मूला बना सकते हैं। और बने बनाए फॉर्मूले के सेट को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। तो पहले से लेके सूत्र को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। तो इसका आंसर फंक्शन है। फंक्शन मतलब जो कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, वो कुछ भी फंक्शन हो सकता है। जैसे एवरेज वाला फंक्शन एवरेज निकालेगा, सम निकालेगा, और सम एस की फंक्शन सम स्क्वायर रूट निकालने के बाद उन सबका सम कर देगा, जो भी इसके अंदर वैल्यूज आएंगे उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है जिसका मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो फाइल फॉर्मेट हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई इमेज अगर है, तो इमेज का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? हम सभी जानते हैं जेपीजी, ठीक है, पीएनजी, इसी तरह से जीआईएफ, बीएमपी, ये सब किसके इमेज टाइप फॉर्मेट है? इमेज के। ऐसे मान लीजिए कोई वीडियो अगर है, तो हम सभी जानते हैं वीडियो के टाइप होते हैं MP4, 3GP, है ना। इसके अलावा MKV फॉर्मेट, ये सब किसके टाइप है? वीडियो के। इस तरह से अगर हम बात करें फाइल्स में, तो फाइल में से MS वर्ड की फाइल है तो उसका फाइल टाइप होगा DOCX नए वर्जन में, और पुराने वर्जन में DOC, यानी कि ये MS वर्ड का फाइल टाइप है। इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशंस। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या होते हैं? जो फाइल के टाइप को बताते हैं। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है? तो XLS, एक्स नए वर्जन में और XLS पुराने वर्जन में। इसी से पावर पॉइंट का है PPT X नए वर्जन पे, 2003 के वर्जन पे PPT है। तो 2003 में DOC है, XLS है, PPT, और 2003 के बाद जितने भी नए वर्जन आए सब में DOC X ऐड हो गया सब में। पीडीएफ का एक्सटेंशन PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का मतलब होता है ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कहीं पर भी किसी भी डिवाइस में ओपन इजीली किया जा सकता है। अब जैसे आपने एक्सेल में कुछ बनाया, अब उसे आप एक्सेल में सेंड करेंगे, तो मोबाइल डिवाइस में एक्सेल ओपन नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, आपको अलग से ऐप्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। बट पीडीएफ एक ऐसा व्यू होता है जो हर डिवाइस में सपोर्टेड होता है, इसलिए इसको पोर्टेबल बोला जाता है। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से कहीं भी ले आया जा सके, और ऐसा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है जिसको एडिट नहीं किया जा सकता। तो सबसे ज़्यादा ऑफिसों में हर जगह पीडीएफ आपको देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए फाइल टाइप है DOCS, XLS, PDF, PPT, वीडियो के लिए, इमेज के लिए। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बताया, इसमें भी आप समझ सकते हैं। इस चार्ट में से आप देखेंगे तो TXT, टेक्स्ट ऑनली, इसका फाइल टाइप होता है, इसे बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में DOCX का यूज़ करते हैं PDF के लिए। इमेज के लिए देखिए PNG, JPG, TIF, WAV। ऑडियो के लिए MP3 का हम यूज़ करते हैं। तो आप अगर इसको पढ़ लें, बाकी जो मैंने बताया जाता है इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। जिस सिस्टम प्रारंभिक अवस्था में शुरू होता है, यानी उसे चालू किया, तो उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में कम से कम 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड, ठीक है, या फिर कुछ कंप्यूटर 12 सेकंड लेते हैं स्टार्ट होने में, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, तो कितना भी सेकंड ले सकता है, उसमें एवरेज आपको बता रहा हूँ कि 1 मिनट के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर। अचानक से स्टार्ट क्यों नहीं होता? 1 मिनट में आखिर होता क्या है? तो देखिए 1 मिनट में क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट इरेजर से मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो 1 मिनट में स्टार्ट क्यों होता है, ऐसी क्या प्रोसेस होती है इसके अंदर, वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में जो डेटा सेव होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास दो तरह की मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में आती है, एक आती है रोम और एक आती है रोम। तो रैम और रोम दो हमारे पास मेमोरी है। रैम का काम होता है कंप्यूटर स्टार्ट, रैम का काम होता है जो आपका मॉनिटर है। मैं एक बार और समझाऊँ, रैम मैंने काफ़ी बार समझाया है। ये आपका मॉनिटर है, ठीक है, ये आपका CPU है, ठीक है। CPU और ये हमने मान दिया, ठीक है। CPU मतलब, मेरा मतलब है प्रोसेसर, ठीक है, जो आपका प्रोसेसर है। CPU जो कि उस सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है, मदरबोर्ड के अंदर,
हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सीपीयू लगा हुआ है मदरबोर्ड में लगी हुई है यहाँ पर रैम। ठीक, अब आपकी स्क्रीन पे जो भी आपको दिखाई देता है वो सब कहाँ से आता है? रैम से। ओके, और रैम में कहाँ से आता है डेटा? रैम में डेटा आता है यहाँ से। इसे क्या बोलते हैं हम? हार्ड डिस्क। तो सभी जानते हैं स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ आता है? रैम पर। और रैम से कहाँ डिस्प्ले होता है? मॉनिटर पे। लेकिन ये कब होता है? कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद। लेकिन जब कंप्यूटर शुरू होता है तब मदरबोर्ड में एक रोम होती है। रोम एक चिप होती है जिसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम इंस्टॉल होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है। ये छोटा सा प्रोग्राम लोड होकर कहाँ जाता है? रैम पर। ठीक है, यानी कि हम ऐसा समझ पा रहे हैं कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो पहले डेटा कहाँ से आता है? रोम से। रोम से कहाँ पर आता है? रैम पर। और जब कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तब डेटा हार्ड डिस्क से कहाँ पर आता है? रैम पर। आता तो रैम पर ही है, और रैम से फिर कहाँ दिखाई देता है हमें? मॉनिटर स्क्रीन पर। तो स्टार्टिंग के समय जब ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है इस तरह की, ये डेटा कहाँ से आ रहा है? रोम से, ना कि हार्ड डिस्क से। अगर आप कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल देंगे तब भी ये मैसेज आता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर द्वारा रोम में पहले से लिखा गया है, इसलिए इसको बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। क्योंकि कंपनी ने इसको लिखा है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप केवल इसको रीड कर सकते हैं। इतना क्लियर है? अब रीड ऑनली मेमोरी का डेटा कहाँ आएगा? रैम पर। उसके बाद कंप्यूटर में ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम करता क्या है आखिर जो रोम के अंदर इंस्टॉल है? ये प्रोग्राम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि पावर ऑन होते ही एक सेल्फ टेस्ट स्टार्ट कर देता है। उस सेल्फ टेस्ट के अंदर बायोस को चेक किया जाता है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि इस कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे डिवाइसेस सही तरीके से कनेक्ट है या नहीं, सही तरीके से वर्क कर रहे हैं क्या नहीं। अगर वर्क कर रहे हैं तो कंप्यूटर आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर देके कंप्यूटर रुक जाएगा और आगे नहीं स्टार्ट होगा। जैसे कि इसने चेक किया कि हार्ड डिस्क सही से कनेक्ट है या नहीं, फिर यहाँ पे CD DVD राइटर चेक किए, इसके अलावा कुछ और अगर अदर हार्डवेयर्स होते हैं उन्हें चेक करेगा, कीबोर्ड माउस को चेक करेगा। सब कुछ ओके होने पे ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर शो कर देगा। तो रोम क्या है? रोम एक मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, जिसमें डेटा को, प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने में जो मदद करता है, स्टार्ट होते समय पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, इसमें बायोस को चेक करते हैं, और ये सब काम किस पे होता है? रैम पर। और आता कहाँ से डेटा? रोम से। उसके बाद जैसे ये प्रोसेस पूरी होती है ब्लैक स्क्रीन की, फिर जो आपके सामने विंडो लिखा आता है वो सारा डेटा हार्ड डिस्क से आपके सामने आ रहा होता है। तो आपको याद रहेगा रैम रोम के काम क्या है। तो जब सिस्टम प्रारंभिक अवस्था में यानी स्टार्टिंग में जब शुरू होता है, इसे आप इंग्लिश में ही पढ़ लिया करें, वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। चालू किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग का दो तरह की बूटिंग होती है, इसे हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। और वार्म बूटिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो हम अल्ट्रा कंट्रोल रीड दबा के कंप्यूटर को हैंग होने पर उसे फोर्सली रीस्टार्ट करते हैं। इस तरह की प्रोसेस को हम वार्म बूटिंग बोलते हैं। इसे हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक होने वाली बूटिंग है। सॉफ्ट बूटिंग ऐसा कुछ नहीं होता, मैजिक बूटिंग कुछ नहीं होता। वार्म बूटिंग होता है और कोल्ड बूटिंग होता है। बूटिंग के दो टाइप्स होते हैं, वार्म स्टार्ट होने के बाद होता है, कोल्ड स्टार्ट होने से पहले, यानी कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एक मान्य वैलिड ईमेल का पता है? ये तो हम रोज ही देख रहे हैं। तो ईमेल आईडी ऐसी तो नहीं होती। ईमेल आईडी इस तरह से होती है, यानी कि नाम होगा आपका, बीच में एक @ होगा, यहाँ पे फिर सर्वर नेम जिससे आपका कनेक्ट हो रहा है, यहाँ डोमेन होगा। जैसे हम जीमेल में देखते हैं हमारा, जैसे xyz@gmail.com। तो यहाँ पे gmail.com, तो जीमेल वो सर्वर कंपनी है। और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। जैसे कि एक नाम है यहाँ पे, तो ये तो यूज़र नेम है, ये तो कुछ भी हो सकता है, यूनिक होता है बस ये। किसी ने ये नाम दिया तो आप नहीं ले पाएंगे। उसको अलग करता है, सर्वर नेम और अपने यूज़र नेम को। एक सिंबल है, याद रहे इसे हम नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते हैं 8 जब ईमेल आईडी पूरी पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि xyz@gmail.com। हाँ, सिंगल अगर पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे, बट किसी आईडी के साथ इसे हमेशा 8 पढ़ा जाता है। इसके बाद मेल सर्वर। मेल सर्वर का मतलब होता है जैसे कि जीमेल एक मेल सर्वर है, यहाँ पे सारा डेटा सेव होता है। उस वेबसाइट का नाम जहाँ पे हमने ये अकाउंट बनाया है, तो उन्होंने एक सिल्वर स्टार ग्राफिक्स करके एक ईमेल आईडी यूज़ की। और .com क्या है? डोमेन। .com, .in, .org ये डोमेन होते हैं जो वेबसाइट को रजिस्टर्ड करते हैं। तो इस वाले पार्ट को डोमेन बोलते हैं, इस वाले पार्ट को सर्वर, इस वाले पार्ट को सिंबल, और ये आपका यूज़र नेम होता है। यूज़र नेम हमेशा यूनिक होता है, ये यूनिक नहीं होता है, ये सिमिलर हो सकते हैं। जैसे gmail.com एक सिमिलर सर्वर है, सिमिलर हो सकता है, .com भी सिमिलर हो सकता है, बस ये यूनिक होता है। हर आईडी में ये बदलेगा, बाकी सब सिमिलर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है? तो वेब ब्राउजर क्या होते हैं? जिस पे आप नेट चलाते हैं उसे हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। वेब ब्राउजर में आपके सामने देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसका नाम बदल के अब माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर अब बंद हो चुका है और इसका अपडेट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एज आ चुका है, जो माइक्रोसॉफ्ट का है। मोजिला फायरफॉक्स माइक्रोसॉफ्ट एज, देखिए यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो अब ये जो है जा चुका है और इसकी जगह ये वाला आ चुका है। यूसी ब्राउजर, डक डक गो, कई बार सीपीटी एग्जाम पूछा गया है डक डक गो क्या है ना। तो डक डक गो एक सर्च इंजन भी है और डक डक गो एक वेब ब्राउजर भी है।
गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है, गूगल एक सर्च इंजन भी है और गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। एप्पल सफारी, ओपेरा, ब्रेव, तो ये क्या है यहाँ पे, ये एक ब्राउजर्स है। तो ओपेरा एक ब्राउजर है, याहू ब्राउजर नहीं है, ये सर्च इंजन है। जीमेल एक ईमेल अकाउंट भेजने के लिए जीमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। और 7zip एक जिप फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों को जिप करता है। तो इसका सही आंसर है ओपेरा। ओपेरा क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक वेब ब्राउजर है जिस पर हम इंटरनेट को चलाते हैं या इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं। MS एक्सेल फॉर्मूला का आउटपुट क्या है यदि सेल B25 की वैल्यू ए लॉरेम इंसो लॉरेम टेक्स्ट, ये तो एक डमी टेक्स्ट है। इन्होंने बोला है कि अगर हम किसी सेल के अंदर ऐसा कुछ लिख देते हैं जिसमें फालतू के स्पेस हो कई सारे, ये फालतू के स्पेस हो कई सारे, तब ये फॉर्मूला लगाने पे क्या होगा। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, इस फॉर्मूले से क्या होता है, ट्रिम फॉर्मूला फालतू के जो स्पेसेस हैं इनको रिमूव कर देता है। तो इसका आंसर ये वाला होने वाला है क्योंकि इसमें स्पेसेस नहीं है, तो ये नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। ट्रिम क्या करता है, ट्रिम मतलब काटना, तो फालतू के स्पेसेस को काट देगा, हटा देगा और नॉर्मल कर देगा मैटर। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ट्रिम फंक्शन अननेसेसरी स्पेसेस को हटा देता है। B25 के अंदर जो लाइन लिखी हुई है इसमें से फालतू स्पेस को रिमूव कर देगा ट्रिम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वह भाषा इसे कंप्यूटर समझ और निष्पादित कर सकता है उसे क्या कहा जाता है। कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसे मशीनी भाषा बोलते हैं। कंप्यूटर को एक ही भाषा में आती है, मशीनी भाषा से हम बोलते हैं 0 और 1। बात करते हैं हम यहाँ पे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज की। तो मशीनी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं, असेंबली लैंग्वेज और एक होती है मशीनी कोड। देखिए मशीन को तो समझ में आती है मशीनी कोड। फर्स्ट जनरेशन पे हम मशीनी लैंग्वेज ही यूज करते थे, कंप्यूटर को हम 0101 में निर्देश देते थे जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो हमने अपनी सुविधा के लिए डेवलप कर लिया असेंबली लैंग्वेज, जिसमें हमने 010 के कोड बना लिए शॉर्ट में इस तरीके से। एल का मतलब होता है मान लो इतना बड़ा कोड होगा, DA का मतलब ये कोड होगा, ऐसा हमने छोटे छोटे कोड बना लिए। तो ये लिखा वाले इतना सा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है, मतलब इसमें कई सारे हमने सेट बना दिए इस तरह से, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया हमारे लिए। तब कंप्यूटर को जब हम एल देते हैं तो कंप्यूटर को ये समझ में आता है इतना बड़ा कोड। लेकिन एल देने पे कंप्यूटर को ये कोड कैसे समझ में आ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को तो केवल मशीनी भाषा आती है। तो इसको समझाने के लिए हमने बीच में असेंबलर लगाया। असेंबलर में ये लिखा हुआ है कि एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब ये होता है। तो अगर हम कंप्यूटर को देंगे एल तो वो ये समझेगा, क्यों, असेंबलर उसको कन्वर्ट कर देगा उसके लिए। तो असेंबलर क्या है, एक तरह का ट्रांसलेटर। यहाँ से हम कुछ भी लिखेंगे उसको कन्वर्ट कर देगा मशीनी भाषा में। और मशीन जब कुछ आउटपुट देगी तो ये वापस से उसे कन्वर्ट कर देगा हमारे सिंबॉलिक लैंग्वेज में यानी असेंबली लैंग्वेज में। बट ये भी हमारे लिए डिफिकल्ट थी, तो हमने डेवलप की हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज होती है जो आजकल हम देखते हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, C++, पाइथन, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में अगर मैं लिखूंगा वाइल, प्रिंट, इफ, नॉर्मल इफ मतलब एक इंग्लिश वर्ड ही हम बोल सकते हैं इसको, एल्स। तो एल्स का मतलब क्या है, तो यहाँ एल्स का एक बाइनरी कोड इस कंपाइलर के पास पहले से मौजूद है। तो अगर कोई लिख रहा है एल्स तो कंप्यूटर के पास जा रहा होगा इस तरह का एक कोड, एक बड़ा सा कोड होगा 101010 में। तो एल्स लिखने पे ये कोड कंप्यूटर को मिलेगा, कंप्यूटर समझ जाएगा, फिर वापस से कंप्यूटर आउटपुट देगा जिसे हम वापस से कन्वर्ट करेंगे अल्फाबेट्स में और उसको डिस्प्ले कराएंगे। कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों ही क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल कर देता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, यानी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन इस तरीके से। मतलब पहले पूरा प्रोग्राम आप लिख लो और फिर अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसे बोलते हैं कंपाइलर। और एक लाइन लिख ली फिर वो कंपाइल हो गई, फिर एक लाइन लिख ली फिर वो कंपाइल हो गई, तो उसे बोलते हैं इंटरप्रेटर। तो मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में आपको याद रखना है ये सब बातें। तो वह भाषा निष्पादित कर सकता है उसे क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा। कंप्यूटर समझ और निष्पादित करता है, कंप्यूटर की भाषा समझ सकता है, मशीनी भाषा। हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, अंग्रेजी भाषा तो कुछ है ही नहीं। और असेंबली, तीन तरह की भाषा होती है, मशीनी, उच्च स्तरीय और असेंबली। हाई लेवल लैंग्वेज इसको बोलते हैं उच्च स्तरीय को, असेंबली लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज, और मशीनी भाषा को बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज। तो अब हम कंफ्यूज ना हो, लो लेवल, हाई लेवल, मिडिल लेवल, या फिर इसे बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, इसे बोला जाता है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, और इसे बोला जाता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। तो इसमें भी आप कंफ्यूज ना हो, याद रहे। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में फेट का अर्थ क्या है। तो फेट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है फाइल एलोकेशन टेबल, जो भी डेटा मेमोरी के अंदर सेव किया जाता है वो किसी न किसी मेथड से सेव किया जाता है, और इसी एक मेथड का नाम है फैट, फाइल एलोकेशन मेथड। ऐसे कई सारे और भी मेथड होते हैं, NTFS भी होता है, फाइल एलोकेशन टेबल भी होता है। तो इसका तो फुल फॉर्म है, आप याद रखें, फाइल एलोकेशन टेबल। कंप्यूटर के सभी भागों को एक साथ जोड़ने के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है। तो बहुत अच्छे से हम सब अभी जानते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को इस तरह का दिखाई देता है जो सभी पार्ट्स को जोड़ के रखता है, इसको हम पोर्ट्स बोलते हैं, सॉकेट्स होते हैं इसके अंदर, पोर्ट्स होते हैं जो सभी पार्ट्स को, डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर तो आपको याद ही रखना है, मदरबोर्ड होता है। हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी इसके बारे में। नेक्स्ट है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को लेयर होती है।
OSI मॉडल आपने पढ़ा होगा अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया होगा कॉलेजेस में, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में OSI मॉडल्स जो हैं वो, और ऐसे कोकोमो मॉडल भी डिफाइन किए गए हैं। OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स बताई गई हैं। फिजिकल लेयर बोलते हैं इसको, डेटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब ये जो क्वेश्चन है ये कुछ आपके CPCT लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका MSc लेवल का, MCA लेवल का। ये क्वेश्चन बस यहाँ पूछा जा रहा है CPCT में, तो इसके लिए तो मुझे नहीं लगता आपको नॉलेज होगी, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने MSc या इस तरह से तैयारी करते हैं तब ये क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, बट ठीक है, इन्होंने जो ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा है कि कितनी लेयर्स होती हैं। तो OSI मॉडल में 7 लेयर होती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, तो इसको तो आप याद ही रखें, क्योंकि इसका कंसेप्ट समझने में थोड़ा अलग ही प्रोसेस है। अगर आप कहेंगे कमेंट्स कर बताएंगे तो मैं इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नीचे दी गई दशमलव संख्या को बाइनरी समतुल्य क्या है, तो कई बार हम डिस्कस किया है, फिर से कर लेते हैं। 64 का हमें निकालना है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है जो 0101 है, तो इसको 2 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये रिमाइंडर बचा 0, फिर हम निकालेंगे रिमाइंडर बचा 0, फिर हम निकालेंगे, फिर रिमाइंडर बचा 0, फिर हम इसको निकालेंगे, फिर रिमाइंडर बचा 0, फिर हम निकालेंगे, फिर रिमाइंडर बचा 0, फिर हम निकालेंगे, अब फिर बचा रिमाइंडर 0, और ये 1 का 1 ऐसे लिख देंगे, और इसको लिख देंगे हम उल्टे क्रम में ऐसे। तो इसका आंसर क्या होगा 1, देखिए 1 0 0 0 0 0, तो ये इसका आंसर है। तो आप किसी भी नंबर का बाइनरी ऐसे निकालते हो, उस नंबर को 2 से डिवाइड करते जाओ, जो रिमाइंडर आता है उसे लिखते जाओ, और फिर उल्टा करके लिख दो, वो आपका बाइनरी नंबर बन जाएगा। और इस बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसी को वापस से लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसको आपको उल्टा लेके जाना है, कैसे, यहाँ 0 से, तो 0 में मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 0 का, प्लस 0 मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 1 का, एक एक पावर बढ़ाते जाना है और प्लस करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 की पावर 2 का, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 का, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 का, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 का। कितने जीरो हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो एक और होगा प्लस 0 इंटू 2 की पावर 6, और प्लस 1 इंटू 2 की पावर 7, क्योंकि 1 भी आ गया हमारे पास। अब इन सबका आंसर तो 0 हो जाएगा, बस 2 की पावर 7 हमें निकालना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 4 2 8 हो जाएंगे, प्लस 8, तो ये हो गया 6, 8 2 16, और 16 दूनी 64, तो आपका आंसर आ गया वापस से। तो आप डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी डेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर सिस्टम का वीडियो है, आप उसको जरूर देखें, तो उसमें और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फ्लोर 134 तो फ्लोर क्या होता है, तो पहले हम पता चाहिए फ्लोर क्या होता है। फ्लोर मतलब होता है सतह, जैसे हमारा फ्लोर होता है, और सीलिंग, सीलिंग मतलब होता है छत। तो सीलिंग मतलब होता है ऊपर, फ्लोर मतलब होता है नीचे। मतलब इसको उससे कोई लेना देना कर रहा हूँ कि फ्लोर मतलब होता है नीचे और सीलिंग मतलब होता है ऊपर, बस इस वर्ड को ऐसे याद रखें। अब अगर मान लिया आपके सामने लिखा है फ्लोर और यहाँ लिखा है 15 और कोमा 6, तो देखिए फ्लोर का मतलब क्या होता है, फ्लोर का मतलब होता है कि 6 के मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर, फ्लोर मतलब नीचे की तरफ, जैसे कि मैंने बोला 6 के 6 6 दूनी 12, 6 18 तो ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर होगा 12। तो 12 जो है वो 6 के टेबल में आता है नीचे की तरफ। अगर मान लो फॉर्मूला होता है बराबर सीलिंग, सीलिंग और 15 कोमा 6, तो हम ये बोल रहे हैं 6 के टेबल्स में वो नंबर लिखो यहाँ पे जो आता हो। तो 15 तो नहीं आता, 6 18 आता है, तो यहाँ पे 18 कर देंगे। तो ये हमेशा बढ़ाता है, ये हमेशा कम करता है फ्लोर मल्टीप्लिकेशन में। यानी कि हमें इसका ऐसा पता कर सकते हैं, ऐसा कोई नंबर हमारे सामने दिया गया है और हमें पता करना है कि इसका वो नंबर निकालो 10 से डिवाइड होता हो। तो 10 से डिवाइड होने वाले नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमें ये बताना पड़ेगा हम इसे कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अगर हम बढ़ा सकते हैं तो हम सीलिंग का यूज़ करेंगे, कम कर सकते हैं तो फ्लोर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 19 के टेबल में 134 नहीं आता, तो हमने फ्लोर लिख दिया। तो 134 को इतना कम किया जाएगा कि 19 के टेबल में आएगा। तो 133 19 के टेबल में आता है। अब देखिए 152 तो हो ही नहीं सकता, ऊपर है। 7 और 1 तो बहुत कम हो जाएगा, जो कि 19 के टेबल में नहीं आते, तो आंसर है 133। तो फ्लोर मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल में वो नंबर आए। ठीक है, MS एक्सेल के अंदर का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकार की वोलेटाइल अस्थिर मेमोरी, तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो तरह की मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरियां होती हैं जिनको अस्थिर बोला जाता है, साफ साफ लिखा है। तो रैम में डेटा अस्थिर ही होता है, पावर ऑन होता ही रहता है, पावर ऑफ होते ही डेटा चला जाता है। जबकि रोम अभी थोड़ी देर पहले बताया परमानेंट मेमोरी होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। डिस्क्रिप्शन है, दिस टाइप्स ऑफ मेमोरी लूज ऑल ऑफ इट्स डेटा व्हेन इट्स पावर सोर्सेज टर्न ऑफ, यानी कि टर्न ऑफ होते ही सारा डेटा चला जाता है। इस तरह की मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम, कैश, रजिस्टर, इस तरह की मेमोरी इसके एग्जांपल्स हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, जिसमें डेटा सेव रहता है पावर कट होने पर भी, यानी पावर अगर लॉस हो गया तब भी डेटा सेव रहेगा।
इसके अंतर्गत SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD, हार्ड डिस्क HDD, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम और USB पेन ड्राइव्स वगैरह जो आती हैं CD, ये सब क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है इसके एक तरह से, जैसे कि मान लीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो वैसे अगर देखेंगे कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। अगर मान लो आपको दिया गया 1001, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बहुत सिंपल है, आप इसको उल्टा करके लिख दें बस 01010, ये उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो देखिए ये है नंबर, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो 1 क्या करते हैं 0, इसे करते हैं 1, तो यानी कुछ ऐसा होगा 01010001, बस ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। देखिए मैच कर रहा है 01010001। वंस कॉम्प्लीमेंट होता है उसका अपोजिट करना है बाइनरी नंबर का। आपसे पूछ लेगा टूस कॉम्प्लीमेंट, तो कुछ भी नहीं करना आपको, पहले इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो कि निकल गया। अब इसी में आपको ऐड कर देना है +1, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 01010001, इसके +1 करना है आपको, तो 1 और 1 0 होता है बाइनरी में, फिर ये 1 कैरी आएगा, फिर 0010101, तो ये आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आप वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। यहाँ पे एक करके ही बताया हुआ है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। अगला है निम्न कौन प्रिंटर मुद्रण के लिए रिबन का प्रयोग करता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो रिबन का यूज करता है। बाकी लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, 3D प्रिंटर ये रिबन का यूज नहीं करते, लेजर स्प्रे इंक स्प्रे करता है, और ये लेजर प्रिंटर ब्लिंक पाउडर लेजर की किरणों से प्रिंट करता है, जबकि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक मुद्रण के लिए रिबन का प्रयोग करता है। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का आउटपुट क्या होगा। एक फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल लगा के हम फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे कि आप सभी को पता है सम SQ 1 2 3 4 5। अब देखिए सम मतलब होता है जोड़ना, और SQ का मतलब स्क्वायर रूट, यानी कि इन सब का स्क्वायर निकालो, स्क्वायर निकालने के बाद इन सबको सम कर दो, ये इसका कहने का मतलब है। तो जब हम यहाँ देखते हैं कि सम SQ एक्सेल के अंदर जब लिखा जाएगा तो आउटपुट कुछ इस तरह से होगा कि पहले वो 1 का स्क्वायर निकालेगा 2, यानी कि 1 का स्क्वायर जो भी होगा 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इन सबको जब हम सम करेंगे तो आंसर आएगा 5 तो इसका आंसर करेक्ट है 5। यदि क्वेश्चन में होता सम SQ2 तो आंसर होता 4, और क्वेश्चन में होता सम SQ23 तो आंसर होता 13। अगर मान लीजिए SQ नहीं होता तो सिंपल है, इसका आंसर होता 15, इन सबको हम बस ऐड करना होता, यानी 15 इसका आंसर होता सम अकेला होने पे। बट SQ लिखने के कारण हमें ये बोला जा रहा है कि सम करो, लेकिन इनका स्क्वायर निकालने के बाद, तो इसका आंसर होगा 55। इसको आपको कोई फॉर्मूले को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या वर्कशीट से बना होता है, संख्यात्मक टेक्स्ट डेटा से भरा होता है। तो एक स्प्रेडशीट किसे बोलते हैं, जो एक्सेल होता है, एक्सेल की जो सीट होती है, ये आप देख पा रहे हैं एक्सेल जो है, इसमें शीट 1 शीट 2, शीट 1 जिस सीट पे हम काम करते हैं उसे हम बोलते हैं वर्कशीट, याद रखें, जिस सीट पे हम काम करते हैं उसे बोलते हैं वर्कशीट, और कई सारी सीट मिलकर बनाती है वर्कबुक। तो अभी मैं बुक 1 में काम कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे दिखा हुआ है बुक 1, और इसके अंदर 2 सीट है मेरे पास, जिसमें से वर्कशीट है सीट 2 और एक सीट एक्स्ट्रा में है सीट 1। अब इसमें आप देख पा रहे हैं ये जो है, इन्हें मैंने बताया था आपको, इन्हें हम बोलते हैं क्या, कॉलम्स, और ऐसे में जो होती है उन्हें बोलते हैं रो, यानी कि 1 2 3 4 5 जो ऐसे में दिखाई दे रहे हैं ये रो है, और ऐसे में दिखाई दे रहा है कॉलम। तो आप देख रहे हैं कॉलम ये है ABCDEFG, यानी कि इस तरह से, और कॉलम के बाद ऐसे में होती है रो। बात करें नंबर्स की, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि MS एक्सेल में कॉलम की संख्या कितनी होती है, तो 16,384 इतने कॉलम्स इसमें होते हैं, 16,384 इतने कॉलम इसमें होते हैं। और बात करें रो की, तो 10,48,576 इसमें रो होती हैं। ये याद रखें, नए वर्जन की बात हो रही 2007 और इसके ऊपर जितने भी आए। पुराने वर्जन 2003 में कॉलम 256 होते थे और रो कुछ 16,000 के आसपास होती थी, तो इसको आप याद रखें, सॉरी 56,000 के आसपास होती थी रो, तो आप इसको याद रखें। अभी ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे आ रहा है नए से ही पूछे आते हैं, पुराने से बहुत कम पूछा गया है, कॉलम 256 होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, मॉडेम का संक्षिप्त रूप। तो मॉडेम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म है, संक्षिप्त में इसे मॉडेम बोला जाता है। मॉडेम क्या काम करता है, इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आपका कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल समझता है, डिजिटल सिग्नल का मीन्स होता है 0 और 1, जैसा कि हम सभी को पता है कंप्यूटर की एक ही भाषा होती है 0 और 1,
इसी को हम डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। एनालॉग सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो हम टेलीफोन लाइन्स या रेडियो फ्रिक्वेंसी में यूज़ करते हैं। अब अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए केबल्स जो है केवल अलग तरह की आती है, और एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए केवल अलग तरह की आती है। सरल शब्दों में समझाऊं तो जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के लिए या किसी भी कारण के लिए, तब एक कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करता है जो दूसरे कंप्यूटर में इनपुट की तरह काम करने वाला है। तो इनको ट्रांसमिशन में जो केबल यूज होगी, है ना, वो केबल जो होगी वो डिजिटल सिग्नल्स को कैरी करने वाली एक केबल होगी। बट डिजिटल सिग्नल्स को कैरी करने वाली केबल्स जो होती है वो थोड़ी महंगी होती हैं, यानी कि इनकी जो बनने की कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। अब मेरा कंप्यूटर रखा है मान लो भोपाल में, और मैं हूँ यहाँ पे एक दूसरी इंदौर सिटी में, तो वहाँ से वहाँ तक केबल को बिछाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने वाला है। तो फिर इसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए? तो हमने यहाँ पे ये किया कि जो एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने वाली केबल्स आती हैं, जो ट्विस्टेड पेयर केबल जिन्हें बोला जाता है, टेलीफोन लाइन के लिए भी यूज होती हैं, उन्हीं केबल्स के थ्रू हम एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करें। बट प्रॉब्लम ये थी कंप्यूटर को तो ओनली डिजिटल सिग्नल समझ में आते हैं, तो फिर क्या करें? तो इसके लिए बीच में मॉडेम का यूज किया गया। मॉडेम क्या करता है, जब किसी कंप्यूटर से डेटा ट्रांसमिट होता है डिजिटल सिग्नल्स में, तो ये इसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में। फिर एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू इन सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं बड़े डिस्टेंस में। फिर जब रिसीवर साइड वापस से मॉडेम लगा दिया जाता है एक और, जिसको एनालॉग सिग्नल्स को वापस से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल्स मिल जाते हैं। अगर इन दोनों को बीच में से हटा दिया जाए तो हम डिजिटल सिग्नल्स को डायरेक्ट भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम है केबल का, खर्चा ज़्यादा होगा। एनालॉग सिग्नल्स में इसको कम किया जाता है। तो मॉडेम क्या है? डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने वाला एक ट्रांसलेटर हम बोल सकते हैं, जिसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मॉड से बना है, डीमॉड्यूलेटर का डैम से मॉडेम। तो आपको याद रहेगा ये क्या होता है, मॉडेम। और मॉडेम की वर्किंग मैंने आपको समझाई कि एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम करता है। आपके पास जो घर में इंटरनेट कनेक्शन केबल्स आती है वो सभी एनालॉग सिग्नल्स में होती हैं, जिनकी मदद से आप कोई ऑडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह ट्रांसमिट करते हैं। बट डिजिटल सिग्नल 0 1 में होते हैं, जिनको ट्रांसमिट करने के लिए डिजिटल सिग्नल चाहिए, जिसके लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोम, रैम और सीपीयू स्लॉट रखता है? कई बार क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, हर बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए, ये होती है मदरबोर्ड, जैसे कि आप सभी को पता है। इस मदरबोर्ड के अंदर मैंने एक पहले ही बताया था, कई तरह पोर्ट्स होते हैं जिनको हमने एक्सप्लेन भी किया था। मदरबोर्ड के अंदर अगर हम बात करें तो इस एरिया में लगता है हमारा सीपीयू। ये सीपीयू का स्लॉट है जहाँ पे सीपीयू लगाया जाएगा, और बाकी के पोर्ट्स में जैसे कि यहाँ पे रैम और यहाँ पे एक्सटेंशन पार्ट्स अलग से लगाए जाते हैं। यहाँ पे हम कीबोर्ड और माउस को देख सकते हैं, ये यूएसबी पोर्ट्स है, और ये हमारे माइक और ऑडियो के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें निम्न में से कौन रोम, रैम और सीपीयू स्लॉट रखता है, तो मदरबोर्ड रखता है, देख पा रहे हैं ये रैम का स्लॉट है, ये सीपीयू स्लॉट है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो हम लगाएंगे वो, और एएलयू सीपीयू का हिस्से होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हार्डवेयर, तो हार्डवेयर तो रखता है, बट हार्डवेयर के अंदर भी किसकी बात हो रही है, मदरबोर्ड की, क्योंकि हार्डवेयर में तो कीबोर्ड भी आएगा, माउस भी। एएलयू तो सीपीयू के अंदर का एक पार्ट होता है। मदरबोर्ड ये सामने दिख ही रहा है, और कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क की सीडी होती है जिसमें हम कोई सॉन्ग या कोई वीडियो या कोई फाइल रख सकते हैं। तो रोम और रैम और सीपीयू मदरबोर्ड के स्लॉट में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी नंबरों या बिट्स में बनी एक निम्न स्तरीय भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, उसे मशीनी भाषा के रूप में जाना जाता है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। बाइनरी नंबर यानी कि 0 1, बाइनरी नंबर यानी कि 0 1, 0 1 मिलके बनाते हैं एक बिट, 0 1 मिलके बनाते हैं एक बिट, और 8 बिट मिलके बनते हैं 1 बाइट। तो यहाँ पे निम्न स्तरीय मतलब लो लेवल लैंग्वेज, इसे लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोला जाता है, या फिर मशीनी भाषा भी बोला जाता है। जिसे कंप्यूटर समझ सकता है उसे हम मशीनी भाषा के रूप में जाना जाता है। तो जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज याद रखें। फर्स्ट है मशीनी लैंग्वेज, इसे हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, या फिर मशीनी भाषा। सेकंड है मिडिल लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, और थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न में जो मशीन पाठनीय है, जो अधिकांश उत्पादों व समांतर रेखाओं की चौड़ाई और स्पेसिंग को बड़ा घटाकर डेटा का निरूपण करते कहलाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हिंदी कर देगा है। आप इसका इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में दोनों आपको देखने को मिलते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो आप थोड़ा इंग्लिश में पढ़ने का ट्राई करें अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा उस केस में।
तो यहाँ पे प्रिंटेड लाइनों का जो पैटर्न होता है, जो मशीन द्वारा पढ़े जाते हैं, उत्पादों मतलब जो प्रोडक्ट्स पे होते हैं, उसे हम बोलते हैं बार कोड। आपने कई जगह देखा होगा बार कोड को इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ समांतर लाइन्स होती हैं, मशीन द्वारा इनको पढ़ा जाता है और इसमें मौजूद डेटा को रिसीव किया जाता है उस मशीन के द्वारा। बार कोड का यूज हम करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूरा नाम क्या है? तो ये तो फुल फॉर्म है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन भी। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट पे मौजूद जितने भी ट्रांसमिशन होते हैं वो सब किसी न किसी प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत होते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों की एक श्रृंखला, जहाँ पे ये बताया जाता है कोई काम कैसे होना है। प्रोटोकॉल हमारे रियल लाइफ में भी होते हैं और इंटरनेट पर भी होते हैं। जैसे अगर आपको किसी को मेल भेजना है तो मेल किस तरीके से जाएगा, इसका पूरा एक मेल प्रोटोकॉल बना हुआ है, जैसे हम बोलते हैं SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही जब फाइल ट्रांसफर होती है तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं FTP। प्रोटोकॉल्स का मीन्स वो फाइल किस तरह से ट्रांसफर होगी, किस तरह के हार्डवेयर पर रिसीव होगी, सिक्योरिटीज किस तरह से रहेंगी उसकी, ये सारी चीजें प्रोटोकॉल के थ्रू बताई जाती हैं। ऐसे इंटरनेट पे जब एक वेबसाइट से हम दूसरी वेबसाइट पे विजिट करते हैं या www पे हम विजिट करते हैं, तब वहाँ पे कोई वेबसाइट उन नियमों का पालन कर रही है कि नहीं, वो सब मैनेज करने का काम प्रोटोकॉल्स का होता है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे हम HTTP बोलते हैं। याद रहे, HTTPS भी होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगर किसी वेबसाइट के आगे HTTPS लगा हुआ है, इसका मीन वो सिक्योर है। और आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं जिसमें HTTP अकेला लगा हुआ है, S नहीं लगा हुआ, S नहीं दिखेगा आपको, तो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर है। आप इस तरह की वेबसाइट पर कोई भी जानकारी देने से बचें, वरना आपका डेटा लीक हो सकता है। तो S फॉर सिक्योर के लिए होता है, और बाकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। कहने का मतलब है HTTP और HTTPS दो ये होते हैं, S फॉर सिक्योर। एक बार ईमेल भेजे जाने के बाद इसे आउटबॉक्स फोल्डर में ले जाया जाता है, सेंट में। सही बात है, हम मोबाइल से भी जब किसी को मैसेज भेजते हैं तो सेंट बॉक्स में या आउट बॉक्स में जाके इकट्ठे होते हैं। इस तरह से ईमेल के अंदर भी आप देख सकते हैं, इनबॉक्स होता है, स्टार होते हैं, स्नूज होते हैं, इंपॉर्टेंट, सेंट और ड्राफ्ट। तो अगर आप किसी को मेल भेजते हैं और वो किसी कारण से नहीं पहुंच पाता, तो वो आपका मेल ड्राफ्ट में आके सेव हो जाता है, ड्राफ्ट में। और आप किसी को अगर मेल भेज देते हैं सक्सेसफुली, तो वो सेंट में आते हैं। आप अपने मेल्स में जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं उनमें स्टार लगा सकते हैं, वो स्टार मेल आपको स्टार में दिखाई देंगे। और जो इंपॉर्टेंट मेल है उसमें आप इंपॉर्टेंट का साइन लगा सकते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट्स में दिखाई देंगे, यानी कि आप मेलों को एक तरह से फिल्टर कर सकते हैं। इस न्यूज़ में कुछ समय के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह से आप मेल्स को कैटेगरी वाइज जमा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जीमेल की तरफ से भी सोशल मेल अलग, अपडेट्स के मेल अलग, फॉर्म्स अलग, प्रमोशंस अलग कर दिए जाते हैं। आप भी कैटेगरी क्रिएट करके मेलों को कैटेगराइज कर सकते हैं, अदरवाइज ऑटोमेटिक इस तरह से कैटेगराइज हो रहा है। तो आप याद रखें, इनमें से जो मेल हम नहीं पहुंचा पाते हैं वो ड्राफ्ट में सेव हो जाते हैं, और पहुंचने के बाद सेंड में, और जो मेल आते हैं वो इनबॉक्स में आते हैं, ये सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाइनरी संख्या का दशमलव समतुल्य क्या है? तो किसी भी नंबर का अगर हमें निकालना होगा बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी क्या होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, बाइनरी मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम भी होते हैं जिसमें नंबर्स को 0 1 0 1 में डिस्प्ले किया जाता है, यानी कि नंबर श्रृंखला में हम जो नंबर यूज़ करते हैं वो 0 to 9, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 लिखा हुआ है, ये डेसिमल को प्रेजेंट करता है, जिसका बेस 2 है वो बाइनरी को, जिसका बेस 10 है वो डेसिमल को। इसके अलावा एक ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, इसमें 8 होता है, और एक होता है हेक्साडेसिमल जिसमें 16 होते हैं। 4 नंबर सिस्टम का वीडियो बना हुआ है कंप्लीट, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखें। यहाँ मैंने नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं यहाँ पे बस ये बता रहा हूँ कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर आपको पता है इनके बारे में तब आप इसको देखें। तो आपके पास कोई बाइनरी नंबर है, इसको आपको नॉर्मल नंबर यानी कि डेसिमल नंबर में देखना है कितना लिखा हुआ है, यानी मशीनी भाषा में एक नंबर लिखा है, ये हमारी भाषा में कितना नंबर है ये पता करना है। तो ये जिस भाषा में लिखा है इसको हम बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। इसे हम अपनी संख्या में बदलने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से जाना होगा, उल्टा रिवर्स में 1100 को इस तरह लिख लें आप। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो पीछे से जीरो है उसका मल्टीप्लाई करना होगा 2 की पावर से। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी में 2 बेस होता है, इसलिए 2 की पावर 0 प्लस, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 का, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 का, ये 2 नहीं है यहाँ पे मिसप्रिंट है। 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2
प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3, आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 जीरो, इसलिए 5 जीरो तक 2 की पावर 4। फिर इसके बाद 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 0 0 प्लस 32 प्लस 64, तो आंसर होगा आपके सामने 96। 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो इसका सही आंसर है 96, यानी कि ये बाइनरी लैंग्वेज में 96 लिखा हुआ है जो हमने निकाल दिया इस तरीके से। तो इस तरह से आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन होता आप 96 को बाइनरी में निकालें तो आपको 96 का एलसीएम लेना होता, और रिमाइंडर जितने बचते जाते हैं उन्हें आप नोट डाउन करते हैं रिवर्स में, तो आपको ये नंबर वापस से मिल जाता। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? तो सभी को पता है सीपीयू। कंप्यूटर यानी मदरबोर्ड में जब मैंने बताया, बीच में लगने वाला एक छोटा सा पार्ट जिसे हम बोलते हैं सीपीयू, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस सीपीयू के भी 3 हिस्से होते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला हिस्सा होता है कंट्रोल यूनिट सीयू, दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल करने का। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे कि इनटू, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इनटू प्लस माइनस, है ना, ये करने का काम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स का होता है। और मेमोरी यूनिट का काम होता है डेटा को सेव करने का। एक वर्गाकार प्लास्टिक कंटेनर में रखे चुंबकीय डिस्क को संदर्भित करता है। फर्स्ट है आकार 3.5 इंच 1.44 MB, आकार 2.25 इंच और 1.25 भंडारण यानी कि स्टोरेज क्षमता। ये बात हो रही है फ्लॉपी डिस्क की। आपने फ्लॉपी डिस्क को शायद नहीं देखा होगा, बट किताबों में पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क अब यूज़ नहीं होती, उनकी जगह पेन ड्राइव का यूज़ किया जाता है। तो पहले डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क कुछ इस तरह से दिखाई देती है। फ्लॉपी डिस्क उस टाइम पे साइज के हिसाब से आती थी, एक 3.5 इंच की और एक 5.25 इंच की आती थी। इसको लगाने के लिए अलग से एक ड्राइव भी आती थी, जैसे आज सीडी को लगाने के लिए डीवीडी राइटर या सीडी राइटर आता है, उस तरह से फ्लॉपी डिस्क को लगाने के लिए भी एक अलग से फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती थी जिसमें फ्लॉपी को लगाया जाता था। बट आजकल ना फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आती है ना फ्लॉपी, बट उस टाइम पे इनकी स्टोरेज होती थी 1.44 MB या 1.2 MB होती थी। इस तरह से इनके साइज के आधार पे या इनकी कैपेसिटी के आधार पे इसको बनाया गया था। यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क आप याद रखें, फ्लॉपी डिस्क जो सब भी इंच की बात हो तो आप फ्लॉपी डिस्क को लें। सीडी MB में नापी जाती है, पेन ड्राइव भी कुछ इस तरह से, और हार्ड डिस्क तो आप जानते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, जब आप एक्सेल में एक सेल का चयन करते हैं तो A55 टाइप करते हैं तो क्या होता है? तो चयनित सेल में मान दिखाई देगा जो A55 में निहित होगा। नॉर्मल सी बात है, A55 जैसे टाइप करते हैं तो क्या होगा? चयनित सेल में वह मान दिखाएगा जो सेल A55 में निहित होगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल D3 और एंटर दबाएंगे तो आपको 36 दिखाई दे रहा है। तो हम पहले से जानते हैं जब भी हम किसी सेल का एड्रेस टाइप करते हैं तो हमें वैल्यू एक्सेस करने को मिलती है। तो यहाँ पे चयनित सेल एरर दिखाएगा, बिल्कुल नहीं। चयनित सेल में फिर बिल्कुल नहीं। चयनित सेल रिक्त होगा, बिल्कुल भी नहीं। MS एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग विभिन्न सेलों के मान को एक सेल में संयुक्त करने के लिए किया जाता है। हाँ, कॉनकैटनेट। कॉनकैटनेट का यूज किया जाता है दो सेल की वैल्यू को एक करने के लिए। ये बहुत जगह पूछा जाता है और ऑफिस में भी यूज होता है सबसे ज्यादा। कॉनकैटनेट किस तरह से काम करता है आप देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन, यहाँ लिखा है शर्मा, यहाँ लिखा है सुरेश शर्मा। तो आप देख पा रहे हैं सुरेश शर्मा जो है ये साथ में लिखा हुआ है, मोहन शर्मा इधर लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं मोहन शर्मा भी एक साथ लिखा हो, तो आप यूज करेंगे इक्वल कॉनकैटनेट ब्रैकेट्स A2 कोमा B2। ऐसा करने के बाद ये कोमा नहीं आएगा लास्ट में, A2 कोमा B2 बस ब्रैकेट को क्लोज। तो मोहन शर्मा इस तरह से लिखा होगा। आप चाहते हैं मोहन शर्मा में स्पेस आए तो इसी फॉर्मूले में आप कर सकते हैं कॉनकैटनेट A2 स्पेस B2, यानी कि स्पेस को आपको रखना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो आप मोहन शर्मा में स्पेस देख पा रहे हैं। इस तरह से रवि कुशवाहा, तो आप देख पा रहे हैं कॉनकैटनेट A4 कोमा B4। A4 और B4 मिल जाएंगे और आपके सामने लिखा हो जाएगा रवि कुशवाहा। बीच में स्पेस चाहिए तो आप यूज करेंगे A4, फिर आप यूज करेंगे यहाँ पे स्पेस के लिए इन्वर्टेड कोमा कोमा B4। आप बीच में कुछ और भी लिख सकते हैं, जो भी आप बीच में लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। एक सबसे छोटी मेमोरी आकार साइज कौन सी होती है? तो यहाँ पे सिंपल आंसर है बाइट। उससे छोटी भी बिट होती है, बट क्वेश्चंस के हिसाब से TB, MB और GB है तो इसमें सबसे छोटा बाइट होता है। सबसे बड़े की बात करें तो TB है, उससे छोटा GB, सबसे छोटा MB और उससे भी छोटा बाइट। और बाइट से छोटे की बात करेंगे तो निबल, और उससे छोटा होता है बिट। तो आप इसको याद रखें, ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इस चार्ट को याद रखें। बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। किसी एनवेलप पर लेबल, ईमेल, मैसेज या पत्र में एड्रेस ब्लॉक डालने के लिए उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करने वाले चरणों के बारे में यहाँ बताया गया है।
यानी कि यहाँ पे एक स्टेप्स बताई है मेल मर्ज। आपने एमेजॉन में मेल मर्ज कमांड की होगी तो आप इसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो स्टेप्स क्या हैं कि चूज पर क्लिक करें, इंसर्ट एड्रेस बॉक्स डायलॉग बॉक्स प्राप्तकर्ता के नाम के लिए एक फॉर्मेट चुने, एनवलप पर दिखाई देगा। मेलिंग टैब पर राइट इंसर्ट फील्ड पर क्लिक करें और चूज फाइल सेव करें। देखिए इसमें नॉर्मल से भी आता है, सेव का ऑप्शन सबसे लास्ट में यूज होगा क्योंकि फाइल सेव तभी होती है उसके बाद। उससे पहले आपको देखिए यहाँ पे CBAD दे रखा है, यानी कि सबसे पहले तो आप तो ऊपर होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, उसी में मेलिंग टैब है, सबसे पहले मेलिंग टैब पर क्लिक करना है। राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में एड्रेस ब्लॉक चुने। अगर आपको एड्रेस भरना है तो सबसे पहले एड्रेस ब्लॉक चुनना होगा, यानी कि पहले ये स्टेप पूरी होगी। इस स्टेप को आने के बाद आपको इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक में टाइप कर इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स प्राप्तकर्ता का नाम और फॉर्मेट चुने जो आप एनवलप पर दिखाई देना चाहते हैं। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, यानी इसका आंसर है CBAD। प्रैक्टिकली इस कमांड को अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल इसको आंसर कर पाएंगे, ये कुछ भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मेल मर्ज आपको आना चाहिए, हर CPCD एग्जाम में मेल मर्ज से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 43। डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम जैसे बेनिस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेटा संक्षेपण के लिए उपयोग का। अब देखिए थोड़ा हिंदी ज्यादा हो जाता है, इंग्लिश में अगर आप थोड़ा समझेंगे। डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम सच जैसे बेनिस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर मेक यूएस फॉर टूल डेटा समराइजेशन। तो देखिए समराइजेशन, बस आप इस वर्ड को अच्छे से ध्यान रखें। समराइजेशन संक्षेपण, इसका मतलब होता है डेटा को समराइज करना, मतलब उसको छोटा करना या सरल करना। कॉम्प्लेक्स डेटा को हम सिंपल कर सकते हैं, डेटा को हम सरल तरीके से दिखा सकते हैं। किसकी मदद से? पिवट टेबल। पिवट टेबल एक ऐसा टेबल फॉर्मेट है जिसपे हम बड़े डेटा को बहुत ही आसान तरीके से समझा सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला, आप चैनल पर जरूर विजिट करें। पिवट टेबल, इनसे भी क्वेश्चन कई बार CPCD एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फंक्शन मैक्रो चार्ट का यूज नहीं किया था, चार्ट केवल एक इसका ग्राफिक्स के रूप में, चित्र के रूप में दिखाता है क्या बढ़ा क्या घटा, जबकि पिवट टेबल सभी डेटा को ऐड करके या जिनके भी सभी फॉर्मूला लग रहे होंगे उनके हिसाब से उनको सही तरीके से व्यवस्थित कर देता है। कोई भी जानकारी इसमें छुपती नहीं है और सारा रिकॉर्ड बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे हम देख पाते हैं पिवट टेबल की मदद से। जबकि फंक्शन तो केवल फॉर्मूले में यूज होता है और मैक्रोस तो किसी बात को रिपीट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर पिवट टेबल है, पिवट तालिका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, आप कोई मौजूदा फाइल किस प्रकार खोलेंगे जो अन्य विंडोज में नहीं खुली है। तो देखिए कोई सी फाइल अगर आपको खोलनी है तो आपको चयनित फाइल आइकन पर डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। चयनित फाइल आइकन पर एक बार क्लिक करके वो नहीं ओपन होता, अल्टर टैब से तो खुली हुई विंडो को खोल सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल विंडो में स्विच कर सकते हैं। जैसे आप एक तरफ टाइपिंग कर रहे हैं और एक तरफ आप सॉन्ग सुन रहे हैं, अगर आपको सॉन्ग पे जाना तो आप अल्टर टैब दबाएंगे, आप स्विच कर जाएंगे। शिफ्ट डिलीट से तो आप परमानेंटली कोई फाइल डिलीट करते हैं। तो इसका आंसर है चयनित फाइल आइकन पर डबल क्लिक करके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, जब प्रोसेसर डेटा और प्रोग्राम का उपयोग करता है तो उन्हें कहाँ संग्रहित करता है। ये फंडामेंटल का क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है मेन मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आती है, इसके अलावा और भी सब मेमोरीज हैं, लेकिन मेनली जो आती हैं वो रैम और रोम है। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी में अगर बात करें तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी में काउंट होती हैं। तो जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो ये सारा डेटा कहाँ से होता है? मेन मेमोरी में, जिसके अंतर्गत आप कैश मेमोरी, रैम, रोम इन सब यूज करते हैं। तो डेटा को प्रोसेस करने में प्रोग्राम का उपयोग करता है, उसे कहाँ संग्रहित करते हैं? मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी। सेकेंडरी में क्या स्टोरेज होता है? सेकेंडरी में तो हमारा पर्सनल डेटा या कंप्यूटर का डेटा स्टोर होता है, जैसे कोई सॉन्ग, वीडियो या कंप्यूटर के कुछ फाइल्स। लेकिन जो डाटा प्रोसेस होने वाला है वो सेकेंडरी मेमोरी से उठकर पहले मेन मेमोरी पे आता है, उसके बाद काम शुरू होता है। डिस्क मेमोरी और ट्रेशरी मेमोरी ये थोड़े अलग टॉपिक है। मुख्य मेमोरी आप समझ गए, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखें, मेन मेमोरी से ही सारा डेटा प्रोसेस होता है। मेन मेमोरी जितनी ज़्यादा होगी आप उतने ज़्यादा एक टाइम पे काम कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा HD ब्लू रे वीडियो को सपोर्ट करता है, तो इसका आंसर है HDR, हाई डायनेमिक रेंज। HDR को सपोर्ट करता है। HRD, SCM, SCA ये अलग वर्ड है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। इसका आंसर HDR है, ये फील्ड से अलग वर्ड, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। HDR इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको अल्ट्रा HD वीडियो प्ले करना है तो आपको HDR सपोर्ट होना चाहिए। 47 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस कार्ड में एक ही कार्ड से बहुत सी चिप लगी होती हैं? तो हाइब्रिड कार्ड में। हाइब्रिड का मतलब मिला हुआ मिश्र। हाइब्रिड मतलब होता है दो या उससे ज़्यादा मिले हुए को हम हाइब्रिड बोलते हैं।
तो जैसे आपका ड्यूअल इंटरफेस कार्ड आता है, जैसे आपका जो एटीएम डेबिट कार्ड होता है इसमें सिम जैसा लगा रहता है, जिससे आप वायरलेस या फिर कार्ड की मदद से स्कैन करके अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या पैसे का ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो सिंगल ही है ड्यूअल इंटरफेस में। जबकि मल्टी मोड कम्युनिकेशन कार्ड में क्या होता है कि आप मल्टी मोड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन हाइब्रिड क्या करता है, इसमें कई सारी चिपें लगी होती हैं, यानी हाइब्रिड है ये, इसमें सिंगल चिप भी होती है, मल्टी मोड भी आप कर सकते हैं, मतलब अलग अलग काम इसमें आप कर पाते हैं हाइब्रिड कार्ड में। और मल्टी कंपोनेंट कार्ड वो है जैसे आजकल स्मार्ट कार्ड जो आ रहा है जिसमें फिंगरप्रिंट भी होता है, तो ये मल्टी कंपोनेंट में काउंट होगा। लेकिन हाइब्रिड कार्ड जिसमें बहुत सी चिप लगी होती है उसे हाइब्रिड कार्ड की श्रेणी में रखा गया है। 48 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस प्रकार की टच स्क्रीन में 2 परतें होती हैं जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही होती है। तो रेजिस्टिव टच स्क्रीन, ये आपको थोड़ा रटना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ है नहीं, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो टच स्क्रीन में 2 परतें होती हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रभावित हो रही होती है, उसे रेजिस्टिव टच स्क्रीन बोला जाता है, तो आप इसको याद रखें। 1 बाइट बिट्स के बराबर होता है, मेमोरी से हर बार क्वेश्चन होता है, फिर से 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। तो देखिए फॉर्मेट में समझाता हूँ एक बार आपको। बिट सबसे छोटा होता है, बिट के बाद नेवल होता है। एक बिट में 2 डिजिट होते हैं 0 और 1, 0 और 1 मिलके बनाते हैं 1 बिट। फिर इसके बाद 4 बिट मिलके बनाते हैं 1 नेवल, 4 बिट मिलके बनाएंगे 1 नेवल, और इसके बाद 2 नेवल मिलके बनाते हैं 1 बाइट, 2 नेवल मिलके बनाते हैं 1 बाइट, 1 नेवल में होते हैं 4 बिट, तो 8 बिट मिलके बनाएंगे 1 बाइट। आप ऐसा ही बोल सकते हैं 8 बिट 1 बाइट बनाएंगे, या फिर 2 नेवल 1 बाइट बनाएंगे, बात एक ही है। ठीक है, कई बार नेवल को यहाँ इग्नोर कर दिया जाता है और बिट और बाइट बोला जाता है, लेकिन बीच में एक नेवल भी होता है, आप यहाँ रखें। नेवल में 4 बिट होते हैं और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। और इसके बाद तो फिर 1024 बाइट से आपका 1 KB बनेगा, 1024 KB से आपका 1 MB बनेगा, और 1024 MB से GB, और फिर ऐसे वो चलते चले जाते हैं 1024 से। लेकिन उससे पहले के आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से फाइलें स्थानांतरित करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो देखिए इंटरनेट की मदद से अगर फाइलें ट्रांसफर करनी है, इसके लिए FTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि SMTP और HTTP ये अलग है। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं उनका यूज किया जाता है। और यहाँ पे वेबसाइट्स की बात हो रही है इंटरनेट पे, तो आप इसको ध्यान रखिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए यूज करने वाला प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि किसी काम को कैसे करना है इसके सेट ऑफ रूल्स बना रखे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारा काम किया जाता है, इसे ही हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, उसी में से एक है FTP, जिसका यूज किया जाता है इंटरनेट पे फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन 4 नेवल के बराबर है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि 1 नेवल 4 बिट के बराबर होता है, 1 नेवल 4 बिट के बराबर होता है, तो 8 बिट 2 नेवल के बराबर होंगे और 16 बिट 4 नेवल के बराबर होंगे, क्योंकि 1 नेवल में 4 बिट होते हैं, तो 4 में नेवल में कितने होंगे 16 बिट, तो इसका आंसर सिंपल है 16। लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीम किए गए मीडिया सिनेरियो के मामले में ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। स्ट्रीम किए गए मीडिया सिनेरियो के मामले में, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी ट्रांसमिशन हो रहा है, तो किस में हो रहा है ट्रांसमीटर, तो फिर से प्रोटोकॉल्स की बात हो रही है UDP। तो अब आपको क्या करना है, प्रोटोकॉल से रिलेटेड TCP, SMTP, HTTP इनसे रिलेटेड पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, ताकि आप इन सब क्वेश्चन का आराम से आंसर कर पाए। तो इसका आंसर है UDP। तो आप इन क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे जैसा मैंने समझाया। तो आपको उम्मीद है ये वीडियोस पसंद आए होंगे। यहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा आपको हर एक टॉपिक को और डिटेल में जाना होगा। कैसे आप जाएंगे, सिंपली है कि जैसे प्रोटोकॉल्स की बात हो रही है तो आप प्रोटोकॉल्स को पहले पूरा अच्छे से समझें, उनकी वीडियोस को देखें, या मेरे चैनल पर जितने वीडियोस हैं उनको कवर करें। सारे वीडियोस तो मेरे चैनल पे अवेलेबल नहीं, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको जहाँ से मिलता है आप उसको कवर करें, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। कहाँ से करते हैं ये बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है ये बड़ी बात है। टॉपिक्स आपको बुक्स में मिल रहे हैं, आप बुक से कवर करें, ऑनलाइन कवर करें, यूट्यूब से कवर करें, जैसा आपको ठीक लगे आप कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आएंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम अगले पेपर की बात करेंगे। कोई भी दिक्कत लगे आप कमेंट्स का जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।